दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद जो है आज वीडियो बनाने का मौका मिला है, क्योंकि बीच में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी जिसके कारण जो है वीडियो नहीं आ पा रही थी, जैसा कि मैंने अपनी कम्युनिटी टैब में आप सभी को बताया था। तो इसके बाद जो है अब हम वापस अपनी तैयारी जो है शुरू करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ मैं आप सभी को हिंदी साहित्य का इतिहास जो है इससे संबंधित चाहे इसके अंतर्गत अगर बात करें तो काल विभाजन, नामकरण, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, तो इन सभी के बारे में हम पढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि देखिए, पिछले जो हमारा चल रहा था टॉपिक, उसमें मैंने आप सभी को हिंदी भाषा का विकास, इसके ऊपर जितने भी टॉपिक्स थे वो मैंने आप सभी को करवाए थे। तो चाहे आप यूपीएचएससी, एमपीपीएससी, चाहे आरपीएससी की बात कर लें या फिर ईएमआरएस की, यानी कि आगामी जितनी भी हिंदी साहित्य की परीक्षाएं होने वाली हैं, उसमें हिंदी भाषा का विकास इस टॉपिक से जो भी चीज़ें महत्वपूर्ण थी, मैंने इन सभी का मिक्सअप लेके आप सभी को जो है एक टॉपिक दिया था और संपूर्ण इसके ऊपर चर्चा कर चुकी हूँ। ठीक है, इसके बाद जो हमारा टॉपिक आ रहा है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके अंतर्गत आप सभी कालों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज मैं शुरू करूंगी हिंदी साहित्य का काल विभाजन। जब हिंदी साहित्य का इतिहास की बात आती है तो सबसे पहले बात आती है इसमें काल विभाजन की, कि अब इसका काल विभाजन जो है किस प्रकार से हुआ है। अलग अलग साहित्यकारों, इतिहासकारों के द्वारा हिंदी साहित्य का विभाजन किस प्रकार से किया गया है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो इसके विभाजन की आवश्यकता क्यों है। तो देखिए, जब भी आप किसी भी साहित्य को समझते हैं या किसी भी चीज़ की, अब कोई भी चीज़ है उसकी शुरुआत किस प्रकार से हुई, किस आधार पर जो है उन चीज़ों की शुरुआत हुई। तो ऐसे ही जब हम हिंदी साहित्य पढ़ते हैं, यहाँ साहित्य की बात हो रही है, तो इस साहित्य की शुरुआत किस प्रकार से हुई, इसकी कौन कौन सी धाराएं चली है, एक के बाद एक कौन सी इसमें धाराएं रही है, कौन कौन सी इसमें विभिन्न प्रवृत्तियों के आधार पर इसको बांटा गया है। क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को बांटते हैं तो किसी न किसी, देखिए जैसे मान लीजिए क्लास में अगर 4 बच्चे हैं, यहाँ मैं 4 ही ले रही हूँ, तो कोई पढ़ने में बहुत तेज होगा तो उसको हम आगे रखेंगे, कोई उससे पीछे होगा, कोई उससे बाद में होगा, कोई, तो इस क्रमानुसार यहाँ मैंने पढ़ने के अनुसार लगाया है। तो कहीं पर इसको हम क्या करेंगे, लंबाई के अनुसार भी लगा सकते हैं, तो कहीं पर किसी और आधार पर, तो किसी न किसी आधार पर हम इनको क्रमानुसार लगाते हैं। तो ऐसे ही साहित्य का विभाजन भी अलग अलग जो है धाराएं कौन सी चली है, इसमें प्रवृत्तियां कौन सी है, इस आधार पर साहित्य का भी विभाजन किया जाता है। ठीक है, और इसमें भी समयानुसार जो है परिवर्तन हमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि शुक्ल जी ने विभाजन के आधार के संबंध में अपना मत क्या प्रकट किया। कि शुक्ल जी के जो विचार हैं सर्वमान्य है, अधिकतर परीक्षा में जो है पूछे भी जाते हैं। तो इन्होंने कहा है, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं की चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। तो ये उनका मत साहित्य के इतिहास के बारे में है कि वो क्या है। तो वाकई जैसे जैसे हमें परिवर्तन देखने को मिलता है, यानी अगर बात करें लोगों की रुचियों की, लोगों की रुचि जैसे जैसे परिवर्तित होती है, साहित्य भी हमारा उसी प्रकार से परिवर्तित होता चला जाता है। तो सबसे पहले अगर साहित्य के इतिहास की बात करें तो हमें ये देखने को भक्तमाल और 84 वैष्णव की वार्ता और 200 वैष्णव की वार्ता, इन सभी ग्रंथों में हमें हिंदी साहित्य का इतिहास के बारे में पढ़ने को मिलता है। लेकिन अगर काल विभाजन और नामकरण की बात करें तो इसमें उनका उल्लेख कोई भी नहीं मिलता है। और अगर बात करें कि सर्वप्रथम इसका उल्लेख किसने किया है, तो इसका श्रेय जाता है फ्रेंच विद्वान गार्सा द तासी को। तो सबसे पहले जो हिंदी साहित्य का इतिहास के बारे में बताया है वो बताया है गार्सा द
तासी ने। इनकी पुस्तक जो है वो है फ्रेंच भाषा में इस्तवावर द ला लिटरेर ए हिंदुस्तानी। तो इस पुस्तक में जो है इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में बताया है। अंग्रेजी वर्ण, यानी कि अब अंग्रेजी वर्ण क्या है, ABCD। तो इस पुस्तक में जो है अंग्रेजी वर्ण क्रमानुसार हिंदी और उर्दू भाषा के अनेक कवियों का परिचय दिया गया है। तो इस पुस्तक में आपको ABCD के क्रमानुसार जो है, अब जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात कर ले तो वो B में आएंगे, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन तो वो B ऐसे आएंगे। तो इस प्रकार से जो है इनका विभाजन जो है हमें, यानी ABCD के क्रमानुसार जो है कवियों का परिचय जो हमें देखने को मिलता है। परंतु उन्होंने भी काल विभाजन और नामकरण की ओर ध्यान नहीं दिया है। और इस परंपरा का दूसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखने वाले हैं शिव सिंह सेंगर, जिनकी पुस्तक है शिव सिंह सरोज। और इस पुस्तक में देखिए प्रश्न यहाँ से आता है कि किस पुस्तक में लगभग 1000 कवियों के जीवन चरित्र और उनकी कविताओं के उदाहरण मिलते हैं। तो ये हमें शिव सिंह सेंगर कृत शिव सिंह सरोज में जो है देखने को मिलता है। लेकिन काल विभाजन का वर्णन इस पुस्तक में भी नहीं मिलता है। अब बात करें कि काल विभाजन का सबसे पहला प्रयास जो है किसने किया है, तो इस संबंध में पहला प्रयास करने वाले हैं जॉर्ज गैरिसन। पर उन्होंने स्वयं अपने ग्रंथ की भूमिका में स्वीकार किया है कि उनके सामने अनेक ऐसी कठिनाइयाँ थी जिससे वे कालक्रम एवं काल विभाजन के निर्वाह में पूर्णतः सफल नहीं हो सके। तो इनके द्वारा प्रयास किया गया है लेकिन ये संपूर्ण सफलता हासिल नहीं कर पाए। तो इन्होंने लिखा है सामग्री को यथासंभव कालक्रमानुसार प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। यह सर्वत्र सरल नहीं रहा है और कतिपय स्थलों पर तो यह असंभव सिद्ध हुआ है। इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को निम्नलिखित 11 शीर्षकों के अंतर्गत, तो इनके द्वारा जो है हिंदी साहित्य का इतिहास जो है जॉर्ज गैरिसन के द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास को 11 शीर्षकों में विभाजित किया गया है। तो ये है, सबसे पहला है चारण काल, फिर है 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण, फिर है जायसी की प्रेम कविता, फिर ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, फिर है मुगल दरबार, फिर है तुलसीदास, फिर है रीति काव्य, फिर है तुलसीदास के अन्य परवर्ती, फिर है 18वीं शताब्दी, फिर है कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और उसके बाद है महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो इन 11 भागों में जो है इन्होंने इसको बांटा है। तो डॉक्टर गैरिसन के विभाजन में अनेक असंगतियां, न्यूनता एवं त्रुटियां होते हुए भी प्रथम प्रयास होने के कारण इसका अपना महत्व है। तो वैसे तो इसमें कई सारी त्रुटियां हैं, फिर भी क्योंकि ये पहला प्रयास था तो फिर भी ये इसका अपना एक महत्व है। इसके बाद जो अगला नाम आता है काल विभाजन का, इसका विभाजित करने का, तो उसमें नाम आता है मिश्र बंधु का। तो इनके द्वारा रचित पुस्तक है मिश्र बंधु विनोद, जिसका प्रकाशन वर्ष 1913 ईस्वी। इसमें इन्होंने काल विभाजन का नया प्रयास किया जो प्रत्येक दृष्टि में गैरिसन के प्रयास से बहुत अधिक प्रौढ़ एवं विकसित कहा जाता है। तो इनका काल विभाजन कुछ इस प्रकार है। आरंभिक काल या फिर कह ले पूर्व आरंभिक काल, जिसका समय है 600 से 1343। फिर इसके बाद है उत्तर आरंभिक काल 1344 से 1444। दूसरा है माध्यमिक काल, देखिए आरंभिक काल, फिर है माध्यमिक काल जिसका समय है 1445 से 1560। फिर है अलंकृत काल या फिर कह ले पूर्वालंकृत काल, और देखिए पूर्व और उत्तर इसमें दो आ गया है अलंकृत काल को दो भागों में। तो इसमें है 1681 से 1790 ईस्वी तक। फिर है परिवर्तन काल और फिर है वर्तमान काल। तो इस प्रकार से जो है 5 भागों में जो है इनके द्वारा विभाजन किया गया है। और मिश्र बंधु के बाद 1929 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास इसमें उन्होंने काल विभाजन किया है, जो कि सर्वमान्य माना जाता है और सर्वोत्तम प्रचलित है। तो ये किस प्रकार का विभाजन था, तो सबसे पहला है आदिकाल, जिसको उन्होंने वीरगाथा काल नाम दिया, जिसका समय है 1050 से 1375। फिर है पूर्व मध्यकाल, जिसको भक्ति काल के नाम से जाना जाता है, 1375 से 1700।
फिर है उत्तर मध्यकाल, जिसको रीतिकाल के नाम से जानते हैं, संवत 1700 से 1900, और आधुनिक काल यानी कि गद्यकाल, जिसका समय है 1900 से लेके अब तक। और तो ये भी मुख्य है कि उनके द्वारा क्या किया गया है। इसके बाद जो है शुक्ल के पश्चात डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने कुछ इस प्रकार से काल विभाजन किया है, जिसमें सबसे पहला उन्होंने नाम दिया है संधि काल, जिसका समय है 750 से लेके 1000 विक्रम संवत। फिर है चारण काल, जिसका समय है 1000 से लेके 1375 विक्रम संवत। फिर है भक्ति काल, जिसका समय है 1375 से 1700, ये शुक्ल जी के अनुसार ही है। फिर रीतिकाल 1700 से 1900, सेम ही है। फिर आधुनिक काल 1900 से लेके अब तक। यानी कि अगर बात करें हम राम कुमार वर्मा की, तो देखिए इनका जो है ये दो अलग है। अगर आपको याद रखना है तो देखिए भक्ति काल दोनों का ही सेम है, बस आदि काल को जो है इन्होंने दो भागों में विभाजित कर दिया है, संधि काल और चारण काल में। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी इनका सेम ही है शुक्ल जी के अनुसार। तो डॉक्टर वर्मा के विभाजन के अंतिम 3 काल विभाजन शुक्ल जी के विभाजन के अनुरूप है। केवल वीर गाथा काल के स्थान पर चारण काल एवं संधि काल नाम देकर नयापन स्थापित किया है। इसके बाद जो काल विभाजन करने वाले हैं वो है बाबू श्याम सुंदर दास। तो इनके द्वारा जो भिन्नता है उसमें शुक्ल जी के जो अनुसार जो काल विभाजन है उनके अनुसार कोई भी भिन्नता नहीं है, इन दोनों का सेम ही है। सबसे पहला है आदिकाल, वीर गाथा का युग संवत 1000 से 1400, पूर्व मध्य युग भक्ति का युग 1400 से 1700 तक। फिर उत्तर मध्य युग यानी कि रीति ग्रंथों का युग संवत 1700 से संवत 1900 तक। आधुनिक युग नवीन विकास का युग संवत 1900 से लेके अब तक। तो उपर्युक्त काल विभाजन की परंपरा में आचार्य शुक्ल जी के बाद कुछ विद्वानों में थोड़ा बहुत परिवर्तन करके अपना काल विभाजन प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, परंतु शुक्ल जी का इतिहास लेखन का आधार ही अधिक वैज्ञानिक, तर्कसंगत और उपयुक्त प्रतीत होता है। इसके बाद जो है अगले हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। इन्होंने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में कुछ इस प्रकार से काल विभाजन किया है। प्रारंभिक काल 1184 से 1350 तक, पूर्व मध्यकाल 1350 से 1600 ईस्वी तक, उत्तर मध्यकाल 1600 से 1857 तक, फिर आधुनिक काल 1857 से अब तक। तो ये गणपति चंद्रगुप्त का है। इसके बाद जो नाम आता है वो है डॉक्टर नागेंद्र का। तो इनका विभाजन कुछ इस प्रकार से है। आदिकाल 7वीं शती के मध्य से 14वीं शती के मध्य तक, फिर है भक्ति काल 14वीं से 17वीं शती के मध्य तक, रीतिकाल 17वीं से 19वीं शती के मध्य तक, आधुनिक काल 19वीं शती के मध्य से अब तक। फिर इसके बाद जो है आधुनिक काल को आगे इन्होंने और ज़्यादा विभाजित किया है। पुनर्जागरण काल यानी कि भारतेंदु काल 1877 से 1900 ईस्वी तक, फिर है जागरण सुधार काल यानी द्विवेदी काल 1900 से लेके 1918 ईस्वी तक, फिर छायावाद काल संवत 1918 से लेके 1938 ईस्वी तक, फिर छायावादोत्तर काल प्रगति प्रयोग काल संवत 1938 से 1953 तक, फिर नवलेखन काल संवत 1953 ईस्वी से अब तक। तो यहाँ पे अगर बात करें कि सर्वमान्य की, तो शुक्ल जी का काल विभाजन जो है सर्वथा उपयुक्त माना गया है। तो ये था काल विभाजन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। तो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। किसी वीडियो से संबंधित कोई जानकारी चाहिए तो वह भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।